Everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. We are discussing the previous year questions being asked by UPSC in the CDS paper, and in this session we will be discussing the questions on climatology from geography, a very crucial topic for CDS examination. So we have already covered the two videos on climatology. This is the third lesson on climatology previous year questions. So far we have done till 25 questions. We will move further. And I hope you people are understanding the things the way we are trying to put up in the previous year questions. So do check out these questions at your home also. If you have any issues, please put it up in comment section. We discussed till local winds in the last session. So today we shall be moving to the next one. Horse latitudes. This is the first question for today's session. और इस session में horse latitude lies within the atmospheric pressure belts of what? So polar high pressure, equatorial low, subtropical high and subpolar low. तो बिल्कुल ही simple question है. C option इसका आंसर होना चाहिए. That is 30 degree latitude in the northern hemisphere as well as 30 degree latitude in the southern hemisphere is called as horse latitude. So even if you haven't seen, please do check out the cell, which is basically the, you can say, polar feral structure of the planetary winds, where we have discussed 0 degree which is called as doldrums और ITCZ low pressure zone, और 30 degree को हमने डिस्कस किया था as a horse latitude because it's a high pressure zone. Please do remember this one. So this is subtropical high pressure belt is called as horse latitude. यहाँ पर high pressure है जिस कारण the ships cannot move. और ये क्यों नाम रखा गया horse latitude? It's given in GC Leong कि अरब यूज टू ट्रेड द हॉर्सेस एट दैट टाइम. तो जब भी उनका शिप इस जगह पे आता था तो विंड द शिप कुड नॉट मूव बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर जोन. सो इस कारण ये द अरब्स यूज टू थ्रो डाउन द हॉर्सेस दैट दिस लेटीट्यूड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉर्स लेटीट्यूड. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. सो व्हाट इज एग्जैक्टली नॉटिकल माइल इज इक्वल टू? इट्स अ सिंपल फैक्ट. यू नीड टू चेक इट आउट एट योर ओन. एक नॉटिकल माइल कितने फीट के बराबर है, कितने किलोमीटर के बराबर है, चेक कर लीजिएगा. वैसे नॉटिकल माइल किस चीज के लिए यूज होता है? इट इज बेसिकली टू मेजर द डिस्टेंस इन द सीज, दैट इज नॉटिकल माइल्स. सो डू चेक इट आउट. आई डोंट हैव अ एग्जैक्ट आंसर राइट नाउ, सो डू चेक दिस आंसर. नॉटिकल माइल इज इक्वल टू व्हाट? 2011 दो में पूछा हुआ ओशनोग्राफी का आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन. लेट्स सी द अनदर वन. द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड एट द इक्वेटर, साउथ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द जियोग्राफिकल इक्वेटर एंड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. थर्मल इक्वेटर हम किसको कहेंगे जी? इट इज बेसिकली द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड एट द इक्वेटर इटसेल्फ. बेसिकली थर्मल इक्वेटर का मतलब क्या है जी? जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़े और वो थर्मली इक्वेटर बना हो बराबर का. सो इट इज ऑल्सो इट इज नेचुरल बट द आंसर शुड हैव बीन हियर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि जब आपको याद होगा समर सोलेस्टिस पे सन की किरणें यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती हैं ऑन 21 जून. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज थर्मल इक्वेटर. सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ CDS 2011-2. एल नीनो इज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्टर्न मॉनसून ऑफ इंडिया. एल नीनो वर्ड याद रखिएगा. इट्स अ स्पेनिश वर्ड जो कि एल नीनो का मतलब एनसीईआरटी में डब्बे में दे रखा, मॉनसून के साथ एसोसिएटेड है. बेसिकली कमिंग ऑफ वार्म वाटर ओवर द कोल्ड करंट. वैसे वहां पर साउथ अमेरिका में इस जगह पे पेरू के पास कोल्ड करंट चलता है जिसका नाम है पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट. जब यहाँ पर गर्म पानी आ जाए उसका मतलब होता है एल नीनो. इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. सो द आंसर शुड हैव बीन एबनॉर्मली वार्म ओशन करंट, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ठंडा करंट चलता है लेकिन एल नीनो के कारण ये हॉट करंट यहाँ पे आ गया. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एल नीनो. और जब भी एल नीनो आता है याद रखिएगा मॉनसून कभी इंडिया में नहीं आएगा. वेन एवर देर इज एन एल नीनो ईयर देर वॉन्ट बी अ मॉनसून इन द कंट्री. एंड डू रिमेंबर द अनदर वर्ड ला नीना. दो वर्ड्स होते हैं, एक एल नीनो एक ला नीना. ला नीना बिल्कुल ऑपोजिट है. जब भी ला नीना सिचुएशन होगी देर विल बी हाई मॉनसून इन द कंट्री. Which one of the following regarding ozone layer within the atmosphere are correct? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था. ओजोन लेयर है क्या? बेसिकली विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस. सो नंबर वन, इट अब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशंस फाउंड इन द सन रेज. दैट इज वेरी राइट. CFCs आर सीरियस थ्रेट टू द ओजोन लेयर. ये भी बिल्कुल ठीक है जी. ओजोन लेयर वैसे याद रखिएगा हमारे एटमॉस्फेयर के किस लेयर में है? दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर. Please do remember ozone layer is found in which part of the atmosphere? That is stratosphere. और ओजोन लेयर को डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था. एंड मॉन्ट्रियल दैट इज इन कनाडा. Please do remember this one also. Let's see the another question now.
Anticyclone, which is a high pressure wind system, does not bring about significant change in weather condition. That is true. The outward movement of wind from the high pressure center keeps limited scope for weather disturbance. बिल्कुल ही सही है दोस्त, आपको साइक्लोन एंटी साइक्लोन दोनों चीज़ें समझनी चाहिए. साइक्लोन होता है जब लो प्रेशर हो सेंटर पे तो चारों तरफ से अंदर को कंसंट्रेट हो रही है हवा. अगर एंटी साइक्लोन की बात करें तो हाई प्रेशर है तो बाहर को हवा जा रही है, दैट इज बेसिकली एंटी साइक्लोन. सो पहली दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और दिस इज द परफेक्ट रीजन फॉर एंटी साइक्लोन. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. El Nino is a temperature rising phenomena over the Pacific Ocean, usually causes dry monsoon in South Asia. बिल्कुल ठीक है. Tsunamis are usually not noticed as massive ocean waves move silently but assume destructive form as they travel from shallow waters. बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. एल नीनो एक अलग चीज़ है, सुनामी एक जैपनीज वर्ड है जो कि अर्थक्वेक्स के कारण ओशंस में है तो होता है सुनामी. Next again question was there on ozone layer is mostly found in the stratosphere. That is true. It is lies between 25 to 30 किलोमीटर above the surface of the layer. ये भी ठीक है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, वहाँ पर पाई जाती है. Absorbs UV radiations, has no significance for life on earth. आखिरी स्टेटमेंट गलत है लेकिन इसमें इन्होंने कहा 1 and 2. 1 तो बिल्कुल ठीक है जी, ठीक. उसके बाद हमें 1 and 2 और 1 and 3 में ऑप्शन देखना. 25 to 30 किलोमीटर above the surface एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन. तो 1 and 3 पे जाएंगे. 2 हाइट का ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, यू कैन ईजिली मैनेज विद द ऑप्शंस. अदरवाइज ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद आइनोस्फेयर. सो दैट इज द क्वेश्चन. सो बी शुड हैव बीन द आंसर हियर इन दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव latitude longitudes, that is 91 degree east and 92 degree east at the poles is 0 obviously because यहाँ पर तो merge हो रहे हैं longitudes. so यहाँ पर longitude का length 0 होगा. ये CDS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया. Carbon dioxide is called as a greenhouse gas because its concentration remains low, higher than other gases. No. It is used in photosynthesis. No. It absorbs infrared radiations. That is the true answer. So this is the question. ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है. ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है. और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किस कारण हो रहा है? गैसेज जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज. वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इज कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन एक चीज़ याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा अमाउंट में इसलिए इसको मतलब ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. वैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर बात करें सबसे इफेक्टिव मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है ग्रीन हाउस गैसेज. Then sulfur hexafluoride is also there, nitrous oxide is also there. All of these are greenhouse gases. Rather proper check करके रखिएगा. और क्योटो प्रोटोकॉल greenhouse gases. एक caution भी दे रहा हूँ, कार्बन मोनोक्साइड is not a greenhouse gas, ये भी याद रखिएगा. Next है, which one of the following is the source of methane emission in the atmosphere? Automobile exhaust. It is the answer is mining. क्लियर है जी, माइनिंग कह रहा हूँ. वेटलैंड्स जो गर्म जहाँ पे राइस पैडी होगा सबसे ज़्यादा मिथेन गैस वहाँ से रिलीज होता है. इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट इज मिथेन इज ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग दिस ग्रीन हाउस गैस, ये भी याद रखिएगा जी. नेक्स्ट है लॉजिकली व्हाट डज अ कॉन्टिन्यूअली राइजिंग एयर इंडिकेट्स? एडवेंट ऑफ अनसेटल्ड क्लाउड वेदर, एडवेंट ऑफ साइक्लोन, देन फाइन एंड सेटल्ड वेदर. बिल्कुल नहीं जी, इसका मतलब हवा ऊपर उड़ रही है तो मीन्स लो प्रेशर बन रहा है. सो नेचुरली एडवेंट ऑफ साइक्लोन इज द करेक्ट आंसर. कॉन्टिन्यूली राइज कर रहा तो लो प्रेशर डेवलप हुआ है इस कारण. What is the role of greenhouse that contributes to rise in the temperature? Transparent to both incoming sunlight and outgoing? No. Stops both? No. Lets outgoing infrared radiation pass through but stops incoming sunlight. So and lets incoming sunlight pass through but stops the outgoing. So D answer इसका होना चाहिए इस क्वेश्चन का. So that is the answer for this question. Let's see the another question now. Lack of atmosphere around the moon is due to low escape velocity of air molecule, high escape velocity, low gravitational attraction and high escape velocity of air molecule. So मेरे भाई इधर से low gravitational attraction तो है ही, ये आंसर होना चाहिए. So high escape velocity of air molecule होना चाहिए या नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है. इसको एक बारी ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है. एक तो लो ग्रेविटेशनल तो होगा, तो एस्केप वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो मुश्किल होगा. तो मेरे हिसाब से दोस्त आंसर बी होना चाहिए, बी और सी में से होना चाहिए. आई विल गो विद द बी ऑप्शन. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन लास्ट. रेन बियरिंग क्लाउड्स लुक ब्लैक बिकॉज ऑफ ऑल लाइट इज स्कैटर्ड बाय देम. द लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन देम एब्जॉर्ब ऑल द सनलाइट.
reflect the sunlight back into atmosphere. There is a lot of dust condensed to the water vapor in such clouds. So यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्लैक कब होता है, जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो आंसर बी होना चाहिए इस क्वेश्चन का. So I hope you understood the logic here about the concept. We will further discuss the climatology, where I will take up one by one each and every topic of geography very thoroughly. Keep sharing these videos with the other people. Keep commenting on the section if you have any doubts, and please do subscribe our channel. Thank you. Wish you all the best.